हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रोफाइल के बारे में जिसमें ना तो वो सीए है बट एक अकाउंटेंट है, जो कि हाफ सीए आप इसे कह सकते हैं। और इसमें वो जीएसटी फाइलिंग भी करता है, आईटीआर फाइलिंग भी करता है, फाइनेंशियल भी बनाता है और अकाउंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं ऑलमोस्ट वो सारे करता है। बट बाय क्वालिफिकेशन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, उसके पास सीए की कोई डिग्री नहीं है, बट स्टिल वो सारे काम ऑलमोस्ट मैनेज करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले। और हमारे पास लोन के लिए अप्लाई कर रहा है कि वो एक बिजनेस रन करता है और एक अच्छी इनकम अर्न करता है। तो चलिए हम ऐसे प्रोफाइल को कैसे फंड कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। और हम समझते हैं कि उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आपको ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप उसे लर्न कर रहे हो। तो सबसे पहले हमें इसमें ये चेक करना है कि जो बिजनेस ओनरशिप है वो किस बंदे की है। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जो इस टाइप के लोग होते हैं जो कि सीए नहीं होते हैं लेकिन सीए वाला काम कर रहे होते हैं, वो किसी ना किसी सीए का नाम यूज़ करते हैं। तो इसलिए आपको ये इंश्योर करना है कि बिजनेस ओनरशिप जो है वो उसी बंदे की होनी चाहिए और उसका नेम बोर्ड पे उसका नाम होना चाहिए, नंबर होने चाहिए। और इस चीज़ से आप उसकी ओनरशिप को वेरीफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जिस फर्म के नाम पे उन्होंने आपके पास फाइल अप्लाई की है उस फर्म की जीएसटी जो है वो हमारे कस्टमर के नाम पे होनी चाहिए, जीएसटी प्रॉपरली भरी होनी चाहिए। तो इससे आपका ओनरशिप वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए आगे पॉइंट पे बात करते हैं कि इसमें आपको टीपीसी कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो बिजनेस दिखाया जा रहा है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का है या उसके असिस्टेंट का है। क्योंकि जनरली ऐसे टाइप के फ्रॉड केसेस आते हैं जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस को अपना ऑफिस दिखा के अकाउंटेंट जो उसका होता है वो उस पर लोन ले लेता है। तो आपको ये टीपीसी कंफर्मेशन के दौरान ये पता करना चाहिए कि जो ऑफिस सेटअप वहाँ है वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का या फिर जो हमारे कस्टमर ने बताया है उसी का है। तो आपको बकायदा उसकी फ़ोटो दिखा के वहाँ के नियर बाय शॉपकीपर से या फिर उनके पड़ोसियों से पूछना चाहिए कि भैया ये ऑफिस जो है हमारे कस्टमर का है या किसी और का है। तो आगे हम बात करते हैं कि चेक वर्किंग विद द टीम एंड स्टैंड अलोन। इसका मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि जो कस्टमर आपके पास अप्लाई कर रहा है वो अकेला काम करता है या उसने अपने साथ कोई टीम रखी हुई है, कितने बंदे उसकी टीम में हैं और क्या क्या सैलरी वो उनको पे कर रहा है और कितने क्लाइंटेज हैं, वो सब आपको इसमें चेक करना है। तो इससे आपको ये पता चलेगा अगर उन्होंने टीम रखी हुई है तो कहीं ना कहीं बिजनेस वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे इसी से। अदरवाइज़ वो इतनी बड़ी टीम लेके या टीम के साथ काम नहीं करता, अदरवाइज़ वो अलोन अकेले ही काम कर रहा होता। देन आपको इसमें ये देखना है कि उसका क्लाइंट बेस क्या है, क्योंकि इस बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसके क्लाइंट की जो लिस्ट है उसको देखिए, कितने क्लाइंट उन्होंने कब कब टाइम में ऐड किए और उनसे क्या क्या रिवेन्यू वो जनरेट कर रहा है, कितने क्या क्या काम उनका करता है, कि उनकी जीएसटी फाइलिंग करता है या उनकी आईटीआर भी फाइलिंग करता है या उनकी बैलेंस शीट रिकन्सिलेशन भी करता है या उनके फाइनेंशियल ऑडिट भी करता है। और लास्ट में उसका सब कुछ जो है एक सीए की तरह उस चीज़ को मैनेज कर रहा है, तो फिर उसके फीस चार्जेस उस हिसाब से मिलते हैं। तो आपको ये देखना है कि कितने क्लाइंट हैं और उनके लिए क्या क्या काम करता है, उसका क्लाइंट बेस आपको समझना है और उससे क्या रेवेन्यू वो जनरेट कर रहा है इस चीज़ को भी समझना है। और दूसरा आपको ये भी देखना है कि लेटेस्ट साल में या लेटेस्ट 6 मंथ्स में कितने क्लाइंट उसके न्यू ऐड हुए हैं और कितने क्लाइंट उसके पीछे छूट गए हैं। तो क्लाइंट अट्रैक्शन रेट क्या है, क्योंकि जिस तरह से वो सर्विसेज देता है अगर क्लाइंट उसकी सर्विसेज के हिसाब से नहीं रह संतुष्ट हुए तो फिर वो उसे छोड़ देंगे। और क्योंकि ये क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं है तो इसलिए उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है नए क्लाइंट को कैप्चर करने के लिए। तो इसलिए आपको ये इंश्योर करना है कि उसके कितने क्लाइंट्स आज के डेट में एक्टिव हैं और उन एक्टिव क्लाइंट्स में से कितने क्लाइंट जो हैं उसके पुराने विंटेज क्लाइंट्स हैं और नए क्लाइंट्स को वो कैसे एक्वायर करता है और क्या क्या सर्विसेज उनको ऑफर करता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझना है उसमें। देन आप इसके नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे तो बिजनेस का विंटेज क्या हुआ है, इस चीज़ को आपको अच्छे से वेरीफाई करना है। और बिजनेस स्टेबिलिटी क्या है, कि अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिजनेस उसने 1-1.5 साल पहले ही स्टार्ट किया है और आज ही आपसे वो 20 लाख का या 30 लाख का लोन लेने के लिए 50 लाख का लोन लेने के लिए आ गया है। क्योंकि उसके बिजनेस स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें उसके ऊपर सिर्फ ये है कि उसका जो क्लाइंट बेस है वही बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के बेस पे आप उसके कैश फ्लो को असेस कर पाएंगे और उसके कैश फ्लो के बेस पे आप उसको लोन देना है या नहीं देना है को ही डिसाइड कर पाएंगे। तो इसलिए उसका बिजनेस काफ़ी पुराना होना चाहिए, उसकी बिजनेस की स्टेबिलिटी होनी चाहिए।
तो इस चीज़ को आप भी अच्छे से वेरीफाई करना है कि उसका बिजनेस विंटेज उस मार्केट में हो और उसके क्लाइंटेज के साथ उसका रिलेशन काफ़ी लॉन्ग टर्म रहा हो और हेल्दी हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि बिजनेस का रेपुटेशन क्या है और क्लाइंट का अट्रैक्शन क्या है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको इसमें, क्योंकि ये सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है और अगर हमारे कस्टमर जो अगर अपने कस्टमर को सर्विस नहीं दे रहा है, हमारा क्लाइंट अगर अपने कस्टमर को सर्विस अच्छे से नहीं दे पा रहा है, उसका अट्रैक्शन रेट जो है वो अगर क्लाइंट अट्रैक्शन काफ़ी हाई है तो उसके लिए ये बिज़नेस चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और उसको प्रॉफिट इस बिज़नेस से निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझते हुए हमें उसका मार्केट रेपुटेशन चेक करना है और उसके क्लाइंट्स का उसके लिए क्या फीडबैक है और उसका क्लाइंट अट्रैक्शन और एक्विजिशन किस लेवल पे चल रहा है उसे भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे तरफ बढ़ते हैं कि वेरीफाई द इनकम सोर्स, इंश्योर लिटिगेट एंड ड्रिवन फ्रॉम द लीगल सोर्सेज। तो आपको ये चीज़ इंश्योर करना है कि जो हमारा कस्टमर है उसका इनकम सोर्स लीगल है या नहीं है और जो वो इनकम सोर्स आपको बता रहा है वो क्या सोर्सेज से वो ड्राइव कर रहा है और क्या सोर्सेज से वो इनकम को जनरेट कर रहा है। ऐसा तो नहीं है हमारा कस्टमर कोई ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व है जो कि इलीगल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो ज़्यादातर सीए ब्लैक का वाइट करने में भी काफ़ी नॉट सीए बट कुछ ऐसे लोग जो सीए के साथ अटैच रहते हैं, जो उसके अकाउंटेंट हो गए या उसके चैनल पार्टनर्स हो गए, तो वो इन सब चीज़ों में काफ़ी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे ब्लैक का वाइट करने का जो काम होता है उस टाइप के, या फिर कुछ फर्जी डॉक्यूमेंटेशन टाइप में, मॉडिफिकेशन टाइप में। तो इस टाइप के आपको इंश्योर करना है कि उसके इनकम सोर्सेज जो हैं इस टाइप के सोर्सेज से ना हो, क्योंकि किसी भी समय जब उस पर रेड होएगी या कुछ ऐसा लीगल एक्शन होगा तो उसका बिजनेस और उसका जो कैश फ्लो है एकदम से ठप हो जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी दिक्कत क्रिएट कर सकता है, आपकी ईएमआई भरने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है उसमें। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं कि उनके रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस के बारे में, कि उसके जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, जो भी रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि अगर एक बैलेंस शीट आप फाइनल कर रहे हैं, पी&एल बैलेंस शीट फाइनल कर रहे हैं, तो एक सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ही उस पर स्टैंपिंग कर सकता है। तो क्या हमारे कस्टमर के पास उस चीज़ के अरेंजमेंट्स हैं या नहीं है, या वो खुद ही कोई स्टैम्प बना के ठप्पा मार दे रहा है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से वेरीफाई करना है, क्योंकि आपका जो क्लाइंट है यहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, एक अकाउंटेंट है सिर्फ। तो कई बार ऐसा होता है कि एक अरेंजमेंट होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट के बीच में कि भाई तू प्रिपेयर कर ले, फाइनली जब ऑथेंटिकेट की बारी आएगी या ठप्पा लगाने की बारी आएगी तो तुम मेरे पास लेगी और एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फीस के साथ एक सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट का आप ठप्पा लगवा लेंगे। तो आपको ये देखना है कि क्या उसकी ऐसी इक्वेशन है या नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी इक्वेशन नहीं है तो वो किसी भी डॉक्यूमेंट को सीए सर्टिफाइड नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसके लिए वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, वो रेगुलरिटी नियम्स और लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है और उसके लिए कल को उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस टाइप की रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपको देखना है कि वो किन डॉक्यूमेंट्स और किन सर्विसेज को देने के लिए एलिजिबल है और वो किस टाइप की सर्विसेज मार्केट में ऑफर कर रहा है। अगर वो कोई ऐसी सर्विसेज ऑफर कर रहा है जो कि कल को उसको लीगली चैलेंज कर सकती है, तो आप इस टाइप के अकाउंटेंट या जो ऐसे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो ऐसे कस्टमर हैं, उनको अवॉइड कीजिए फंड करने से, क्योंकि कल को उनकी इनकम ऑल ऑफ सडन बंद हो सकती है। देन आप उसकी पर्सनल क्वालिफिकेशन के बारे में समझिए कि भाई उनका उस जो बंदा ये है वो जो ये काम कर रहा है उसकी खुद की पर्सनल क्वालिफिकेशन क्या है, कितने टाइम पीरियड से वो इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, उसकी क्वालिफिकेशन उसके इस काम को सपोर्ट करती है या नहीं करती है, उसका इंटेलेक्चुअल माइंड कैसा है। क्योंकि जनरली अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं तो आप या तो कॉमर्स बैकग्राउंड के होने चाहिए या आपका एक इंटेलेक्चुअल माइंड ऐसा हो कि जो आपने बाय द टाइम उस चीज़ को सीख लिया है और आज की डेट में आप उस चीज़ को करने में परफेक्ट हो गए हैं। तो इसलिए आपको उसकी क्वालिफिकेशन और उसने जो टीम हायर करी हुई है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उस बंदे ने कोई सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपनी टीम में रख लिया हो या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड के बंदे को अपनी टीम में हायर किया हो। तो इसलिए आपको उसके टीम के एकेडमिक क्वालिफिकेशन को भी समझना बहुत ज़रूरी है। देन हम इसमें आगे बात करते हैं कि एनालाइज हिज कैश फ्लो टू सर्व द ऑफर्ड ईएमआई एंड मीट द एग्जिस्टिंग ऑफिस एंड होम एक्सपेंसेस। तो इसमें फाइनली आपको ये करना है कि जो भी आपके इनकम सोर्सेज हैं, इनकम सोर्सेज इसमें वही हैं जिन क्लाइंट से ये सर्विसेज दे के अपना पैसा लेता है या उसके सर्विस चार्ज लेता है। तो आपको ये समझना है कि कितने क्लाइंट उसके आज के डेट में एक्टिव हैं, उन पे क्या क्या काम और क्या क्या सर्विसेज वो उनको दे रहा है और उन सर्विसेज के बिहाफ पे क्या वो मंथली उनसे चार्ज कर रहा है, और वो जो चार्ज टोटल उसका एक अमाउंट है
वो अमाउंट उसके ऑफिस एक्सपेंसेस, जिसमें उसकी सैलरी है, उसका रेंटल है, उसके इलेक्ट्रिसिटी है, डे टू डे लाइफ में जो एक्सपेंसेस हैं उसको मीट करने के बाद कितना प्रॉफिट वो निकाल पा रहा है और उसमें उसके घर के खर्चे क्या हैं, उन सबको निकालने के बाद वो सरप्लस कैश फ्लो कितना अरेंज कर पा रहा है, ये आपको उसमें समझने वाली बात है। और उसके बाद ही आपको ये डिसीजन लेना है कि जो बचा हुआ सरप्लस अमाउंट है उस पर उसको आप कितना लोन ऑफर करना चाह रहे हैं। तो इसका आप एक कैश फ्लो असेसमेंट भी कर सकते हैं, और कैश फ्लो असेसमेंट का मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी शीट बना के दिखाई हैं, जिसमें आप उस चीज़ को एक निकाल के आराम से ये चेक कर सकते हैं कि आपका कितना बचा हुआ सरप्लस अमाउंट है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं, जिसमें हम बोल रहे हैं कि चेक द ऑफर्ड कोलेट्रल स्ट्रेंथ एंड टेक ओवरऑल डिसीजन ऑन बेसिस ऑफ कैश फ्लो एंड कोलेट्रल। तो फाइनली आपको जब केस पे डिसीजन लेना होगा तो आपको जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किए उन सबको देखते हुए ओवरऑल उस केस में क्या मिटिगेंट्स हैं, क्या उसमें स्ट्रेंथ हैं, क्या डेविएशंस हैं, आपके पास किस टाइप का कोलेट्रल आ रहा है, ऑफर्ड प्रॉपर्टी किस टाइप की है, एलटीवी कितनी है, फोयर कितना है, सिबिल क्या है, कस्टमर की रीपेमेंट हिस्ट्री क्या है, और उसमें केस में क्या डिवीजन और क्या कॉल आप लेने वाले हैं, इन सब के बेसिस पे ही आप इस केस को आगे कॉल ले सकते हैं और उस पर डिसीजन ले सकते हैं। तो होपफुली गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें मैंने जो बताई है आपको बातें वो रिलीवेंट हैं और आपको उसको देख के अच्छा लगा हो। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सो दैट के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट हो सके। थैंक यू एवरीवन।